गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक बीम है। ठीक है, ये या तो अपने वेट के कारण या इस पर वेट हैंग करने के कारण कुछ ऐसे बैंड हो जाता है। ठीक है, तो इस बैंड में जो ये बैंड करने के कारण ये जो मूवमेंट क्रिएट हुई है ना, हमें ये फाइंड आउट करनी है कि कितनी मूवमेंट इसमें क्रिएट हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण या फिर ये अपने ही वेट के कारण कुछ मुड़ जाता है। ठीक है, तो जो जितना भी ये मुड़ता है, जितना ये बैंड होता है, उसमें कितनी मूवमेंट क्रिएट होती है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ मूवमेंट है। मान लो बेटा एक लाइन इसमें ऐसी होगी जो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, वो इसके सेंटर पे है, वो लाइन हमने मान ली है, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल लाइन, जो चेंज नहीं होगी। इसमें भी कहीं वो लाइन ऐसे ही होगी। ये वाली, इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल लाइन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लाइन। तो बेटा अब क्या होगी, ये हमारी क्या है, न्यूट्रल लाइन। ठीक है, अब इसके नीचे एक लाइन होगी जो थोड़ा एलोंगेट करी है। ये नीचे वाला पार्ट है थोड़ा एलोंगेट करा है, ऐसे मुड़ने पर ऊपर वाला पार्ट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की है। तो अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये क्या की है, थोड़ी एलोंगेट की है। तो इस पर जो फोर्स होगा वो दिख ही नहीं रहा है, हाँ ऐसे ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी जो एलोंगेट की है वो वाली लाइन है। तो एलोंगेट की है, तो एक सेकेंड, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज एलोंगेशन लाइन। ये जो अंदर की तरफ गई है वो लाइन है, इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन लाइन। कॉन्ट्रैक्शन लाइन। ठीक है, अब हमारा इस पर जो फोर्स है ना वो बाहर की तरफ लाई करेगा, तभी तो ये बाहर की तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की है, इस पर फोर्स अंदर की तरफ, इसके पार्टिकल अंदर की तरफ गए होंगे बेटा, तभी तो ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट की होगी। ठीक है ना, तो अब हमने क्या मान लिया कि ये जो एलोंगेशन हुई है, इसको अच्छे से समझो। मान लो ये कुछ ऐसे एलोंगेट किया, ठीक है, तो अब हमारी ये थी इसमें कॉन्ट्रैक्शन वाली लाइन, ये है हमारी इसमें न्यूट्रल लाइन, और ये है हमारी इसमें एलोंगेशन वाली लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये आर्क की तरह बिहेव करेगा, तो कोई इसका सेंटर भी होगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया, इस न्यूट्रल लाइन पे मान लेते हैं हम दो पॉइंट, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इस न्यूट्रल लाइन पे हमने एक पॉइंट मान लिया x, एक पॉइंट मान लिया y। मैंने बताया कि न्यूट्रल लाइन वही लाइन रहेगी जो चेंज नहीं होगी, तो इस पर कोई चेंज नहीं होगा। ये जो आर्क की तरह बिहेव करेगी, तो यहाँ कहीं सेंटर से मीट होगी, या फिर ये कह सकते हो इससे दो परपेंडिकुलर ले रहे हैं हम। एक सेकेंड, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये r डिस्टेंस बोल देते हैं, ये O पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये जो चेंज हुई है, ये वाली जो चेंज हुई है लाइन, वो x डैश और y डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं स्मॉल x। ठीक है, इतनी बात तुम्हें क्लियर हुई। अब हमें निकालना है ये कितना बैंड हुआ है, वो बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, पहले देखो, पहले हम लिखेंगे बिफोर बेंडिंग। एक सेकेंड, अब क्या बताएंगे हम कि बिफोर बेंडिंग हमारी जो लेंथ थी वो कितनी थी, बिफोर बेंडिंग हमारी लेंथ थी xy। ठीक है, बेंड होने के बाद वो कहाँ पर है, x डैश y डैश पे। आफ्टर बेंडिंग कहाँ पहुँच गई, x डैश y डैश पे। तो आफ्टर बेंडिंग हमारी x डैश और y डैश पे पहुंच गई। अब हमें पता करना है कि जो x डैश y डैश बैंड होने के बाद कितना एलोंगेट हुआ है। x डैश y डैश बैंड होने के बाद कितना एलोंगेट हुआ है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही हमारी होगी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है,
अब इसमें देखो, हमें डिस्टेंस बताना है x और r के बीच में कितना है r, ठीक है, x और r कितना है डिस्टेंस। इसी तरह y और o तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी r। तो हम बता सकते हैं OX इज इक्वल टू r और इसी तरह OY इज इक्वल टू r, ठीक है। OX भी अपना कितना है r, OY भी कितना हो गया r। अब हमें बताना है XY। देखो XY क्या एक ये ऐसे आर्क करके, ऐसे एक आर्क करके, और ये हमारी रेडियस है, और ये जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है वो है थीटा, और ये थीटा रेडियन में होता है। तो क्या ये आर्क जो होती है रेडियस इंटू इतना एंगल सबटेंड करती है उसके इक्वल नहीं हो जाते? तो यहाँ पे हमारी XY किसके इक्वल हो जाएगी, R इंटू में हमने मान लिया ये जो आर्क XY इसने एंगल सबटेंड किया थीटा, तो अपना XY किसके इक्वल हो जाएगा, R थीटा के। तो XY इज इक्वल टू R थीटा। अब देखो मैंने बताया कि ये O और X का डिस्टेंस है R, O और Y का डिस्टेंस भी R। क्या O और X डैश का डिस्टेंस भी R? नहीं, ये तो X डिस्टेंस इससे और भी दूर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस X। तो यहाँ पर X डैश और Y डैश के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसी तरह X और Y के लिए हमने R थीटा लिखा है, तो इसके लिए ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, R प्लस X। तो X डैश Y डैश इज इक्वल टू R प्लस X इंटू में थीटा। तो इसके लिए हमारी ये लेंथ हो जाएगी। अब ये आ गई R प्लस में थीटा। अब हमें निकालनी है X डैश और Y डैश में कितनी एलोंगेशन आई, एलोंगेशन इन X डैश एंड Y डैश वो कितना होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिफोर बेंडिंग, ये हमारी बिफोर बेंडिंग आएगी। देखो ये एलोंगेशन निकालनी है, एलोंगेशन का मतलब है आफ्टर, जितनी बाद में एलोंगेट हुई और जितनी हमारी पहले थी, आफ्टर कितनी है वो X डैश और Y डैश, जितना भी हमारा X डैश और Y डैश में बेंडिंग होने के बाद जो एलोंगेशन आया, माइनस जितनी हमारी जो पहले ओरिजिनल थी वो कितनी थी XY, ठीक है, यही निकालेंगे। तो एलोंगेशन कितना निकलेगा X डैश Y डैश में, ये वाला X और Y कितना था R थीटा। तो एलोंगेशन हमें क्या निकालना है, एलोंगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना ये बाद वाला X R प्लस X इंटू में थीटा, सॉरी माइनस का R थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा R थीटा प्लस में X थीटा माइनस का R थीटा, ये कैंसिल आउट, कितना बच गया X थीटा। तो एलोंगेशन कितनी आई है X थीटा, ठीक है। अब देखो एलोंगेट हुई है, एलोंगेट मतलब चेंज आया है, चेंज इसमें आया है तो हमारे इसमें कुछ स्ट्रेन भी क्रिएट होगा। तो क्रिएटेड स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन क्रिएटेड देखो भाई स्ट्रेन कितना क्रिएट होगा, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये एलोंगेट हुआ है, ये चेंज हुआ है X थीटा, पहले कितनी थी ओरिजिनल R थीटा, ठीक है ना, R थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ मेरा ये कितना आ गया X अपॉन में R, ये स्ट्रेन आ गया। अब देखो स्ट्रेन है तो इसके अंदर हमारा कुछ स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि फोर्स कुछ लगा है, चाहे ये अपने वेट के कारण हुआ, चाहे हमने इस पर बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया तो तभी ये बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ है, तो वो अपना स्ट्रेस कितना होगा लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि एलोंगेट हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। अब हम पढ़ के आए थे यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेस निकाल लेंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू में स्ट्रेन, ठीक है। इतनी बात तुम्हें यहाँ तक क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो हमारा आ गया था स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू में स्ट्रेन, गामा इंटू में स्ट्रेन। स्ट्रेन अभी हमने निकाला था क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये कितना निकला था मेरा X अपॉन में R। तो स्ट्रेस मेरा कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू में स्ट्रेन, वो कितना है X अपॉन में R। अब हमारे पास है स्ट्रेस निकल गया, अब हमारे पास हमें निकालेंगे कोई फोर्स भी तो अप्लाई हुआ होगा ना।
अब ये जो लाइन है ना, इस पे हम कंसीडर करते हैं छोटा सा एरिया। ये कुछ एरिया मान लो इस टाइप से, छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो एरिया हमने कंसीडर किया है ना, ये मान लो कुछ मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, इधर ऐसा है। ये हमारे पास न्यूट्रल लाइन थी, ये हमारे पास एलोंगेट लाइन थी, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो लाइन थी। ठीक है, अब हमने छोटा सा एरिया ले लिया बेटा, इस पे स्मॉल सा एरिया ले लिया। तो ये एरिया है मेरा DA। मैंने बताया था इस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। देखो इस पे बाहर की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, तो क्या रोटेट होने के लिए एक मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा, एक मूवमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसमें बाहर की तरफ, तो क्या क्रिएट हो रही है, एक मूवमेंट क्रिएट हो रही है। अब ये स्मॉल सा हमने एरिया कंसीडर किया, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी स्मॉल फोर्स अप्लाई होगा, DF। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा कितने एरिया पे, DA एरिया पे, वो हमारे पास क्या होगा, फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर यहाँ पे फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू में x/r इंटू में ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो मैं फोर्स कितना निकाल दूँ, अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा, हमें कितना निकालना है फोर्स, स्मॉल फोर्स DF, कितने एरिया पे, DA एरिया पे। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स हमारी क्या होती है, जब टॉर्क प्रोड्यूस होती है, जितना उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, कितने, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, वो x परपेंडिकुलर है, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, इस न्यूट्रल लाइन और इस एलोंगेट लाइन के बीच में ही हो रहा है, तो ये हमारा x हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे भाई, मोमेंट ऑफ फोर्स, वो मेरी कितनी हो जाएगी, ये जो स्मॉल फोर्स लगा है इनटू में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है, x, तो DF मल्टीप्लाई x, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितनी आ जाएगी, गामा मल्टीप्लाई x² इंटू में DA। ये आ गया, ठीक है। अब ये स्मॉल फोर्स की वजह से आई है, तो ये भी हमारे पास स्मॉल मूवमेंट ही आई होगी, स्मॉल मूवमेंट आई होगी। तो टोटल मूवमेंट निकालने के लिए देखो ये छोटा एरिया है, अगर टोटल मूवमेंट निकालने के लिए इस टाइप के सारे एरियाज़ को या इस फोर्स के जितने एरिया पे लग रहा है सबको मैं प्लस कर दूं, यानी कि सबका मैं समेशन ले लूं, तो क्या मेरे पास ऑल जो हमारे पास टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो नहीं निकल आएगी। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए मैं क्या करूँगी, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आएगा मेरे पास, वो जो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकलेगा, क्या जितनी बेंड हुई है इस एरिया की वजह से ही हम क्या निकाल रहे थे, इसमें बेंडिंग ऑफ मोमेंट, तो टोटल का निकालेंगे तो टोटल बेंडिंग नहीं आ जाएगी अपने पास, तो ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट। ठीक बात है। तो अब अपने पास इसका निकालना है, क्या हो जाएगा, ये गामा x² डिवाइडेड बाय r इंटू में DA। ठीक है, अब देखो इसमें गामा और r तो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं निकाल लूँ इसका, मेरे को क्या लेना है, समेशन। ठीक है, तो अब मैं निकाल लूँगी गामा बाय r समेशन x² बाय r इंटू में DA, ये निकलेगा। सॉरी, r तो हमने बाहर ले लिया। अब x² इंटू में a, ये क्या निकल गया, ये तो देखो टोटल एरिया है, समेशन ले लिया ना, तो ये तो हमारा टोटल एरिया होगा, ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये क्या आ गया, टोटल एरिया मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। अच्छा, टोटल एरिया इंटू में रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं क्या लिख दूँ, एक सेकंड, ये आ गया था गायरेशन का स्क्वायर। टोटल एरिया और रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर को भाई मैं क्या लिख दूँ, ज्योमेट्रिकल, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बीम। तो IG इसकी वैल्यू हमने रख दी। अब तो ये टोटल वैल्यू अपने पास क्या हो गई,
तो अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू गामा बाय आर, तो कांस्टेंट था समेशम एक्स स्क्वायर इनटू में डी ए, इसको हमने क्या लिख दिया था, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बीम। तो हमारे पास आ गया गामा अपॉन में आर इंटू में आई जी, ये हमारे पास क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट आने के बाद हमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है भाई, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है जब ये जो रेडियस हमने ली है ना, इसकी वैल्यू 1 यूनिट के इक्वल हो जाए, मतलब एसआई यूनिट में ये 1 मीटर के इक्वल हो जाए, एसआई यूनिट में ये किसके इक्वल हो जाए, 1 मीटर के। तो वो हमारी जो वो टर्म है वो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो जाएगी। मतलब कि जो हमारे पास ये है गामा अपॉन में आर, ये गामा है भाई, गामा अपॉन में आर इंटू में आई जी, ये यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, गामा वो वाला मत समझ लेना इसको। तो अब यहाँ पे मैंने बताया फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, या फिर एसआई यूनिट में कितना होना चाहिए, एसआई यूनिट में कितना होना चाहिए, 1 मीटर का इक्वल, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, ये यंग्स मॉडुलस इंटू में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बीम। ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फॉर अ बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, अब इस बेंडिंग ऑफ मोमेंट को यूज़ करके अब हम आगे कैंटिलीवर वाला टॉपिक है वो और कवर करेंगे। कैंटिलीवर क्या होता है, एक थिन बार होता है। ठीक है, उस पर कोई भी वेट लटकाने पर उसके अंदर एक क्या आ जाती है, बेंड हो जाता है, वो बेंडिंग आ जाती है। और वो मान लो ये एक थिन बार है, इस पर मैंने एक वेट लटकाया तो ये कुछ ऐसे बेंड हो जाता है। इसके अंदर जो भी ये डिप्रेशन, जितना भी ये चेंज हो रहा है वो हमें वैल्यू निकालनी होती है। तो उसके अंदर हम इसका यूज़ करेंगे, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।